स्टूडेंट्स, आई एम निर्मला कुमारी। आज मैं कक्षा 9 का अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग की क्लास लेने जा रही हूँ। संसाधन के रूप में लोग, सबसे पहला टॉपिक है कि संसाधन के रूप में लोग। जैसा कि आप लोग तो सबसे पहली बार इस संसाधन के बारे में शायद सुने होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप लोग को 9 में शुरुआत ही होती है। और संसाधन के रूप में लोग का मीनिंग हो गया कि जैसे मान के चलिए हम लोग अगर खेती करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें भूमि की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हमको पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ये सब सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो मज़दूर की ज़रूरत पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं लेकिन लोग उसका या मनुष्य उसको उपयोग में ना करे तो वहाँ पे कोई भी उत्पादन संभव नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों। तो आज के जो युग है उसमें लोगों को भी संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा शिक्षित, ज़्यादा कुशल हैं, वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा अच्छा से हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है। और इसलिए संसाधन के रूप में लोग का विश्लेषण हो रहा है और हम लोग मानव संसाधन भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। संसाधन के रूप लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जनसंख्या की मतलब जैसे लोगों का जो भार है वो अर्थव्यवस्था ढोती है, इस चीज़ पे नहीं व्याख्या करना है। यहाँ पे है कि जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व। अगर जनसंख्या है वहाँ की, उस देश की, उस अर्थव्यवस्था की, तो उसका दायित्व है कि अपने अर्थव्यवस्था या अपनी परिसंपत्ति की कैसे वो विकसित करे, कैसे उसका विकास करे। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाता है। उत्पादन के ज्ञान का वास्तव में मानव पूंजी, कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके सहयोग की क्षमता पर बल देता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मीनिंग है कि उस देश की एक वर्ष में एक समय में एक निश्चित कीमत मूल्य पर उस देश में कुल वस्तुओं तथा उत्पादन के सेवाओं का उत्पादन का मूल्य का जो योग होता है उसको हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। ये सकारात्मक पहलू हम लोग इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जनसंख्या को बोझ न समझकर उसको एक संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। यदि जनसंख्या है और यदि हम उसको शिक्षित करते हैं तो उसको हम लोग उपयोग में लाकर उसी अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं, जिससे कि वो जनसंख्या बोझ न कहलाकर वो संसाधन का रूप लेती है, जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं का विचार करते समय जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम लोग अगर किसी औजार को बनाने में खर्च करते हैं और जितनी ही उसमें खर्च किया जाता है, जितने ही उसको अच्छा से बनाया जाता है, वो उतना ही उत्पादन देने में सक्षम होता है। उसी तरह अगर हम लोग मानव का निर्माण में उसके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देते हैं तो मानव पूंजी का निर्माण होता है। जैसे कि अभी बच्चों को अनाज
खाना स्कूल में खाना खिलाया जाता है, उसका यही उद्देश्य है कि बच्चे स्वस्थ हों। आज के बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी कल होके मानव पूंजी का निर्माण संभव है। और यदि कोई भी अस्वस्थ बच्चा बाद में जाकर एक सुरक्षित भविष्य नहीं बना सकता है, तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। एक स्वस्थ नागरिक, एक स्वस्थ जनसंख्या ही एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। मानव पूंजी में निवेश शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ में अगर खर्च करते हैं तो उससे हमको उत्पादन प्राप्त होता है। उसी तरह जैसे हम लोग मानव में यदि खर्च करते हैं उसकी शिक्षा की ओर, कौशल निर्माण की ओर, और यदि उसके विकास की ओर ध्यान देते हैं तो उसका प्रतिफल भी उतना ही अधिक होगा। भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। जैसे कि हम लोग हरित क्रांति जानते हैं, हरित क्रांति आने के बाद हम लोग उत्पादन पर आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन हरित क्रांति लाने में सबसे ज़्यादा जो साथ रहा वो प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रौद्योगिकी में वृद्धि करने से हुई, जिसमें मानव पूंजी निर्माण बहुत ही सहयोगी सिद्ध हुआ। मानव संसाधन क्या है? क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है या उनसे अधिक है? मानव पूंजी क्या है? क्या वह रुपया, पैसा अथवा डॉलर के समान है या उससे अधिक है? अगर ये क्वेश्चन मन में आता है तो इतना जान लेते हैं कि हम लोग मानव संसाधन क्या भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे भी अधिक है। रियल में वो उससे भी अधिक है। मानव पूंजी क्या यह रुपया या पैसा अथवा डॉलर के समान है? नहीं, वो उससे भी अधिक है। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जैसे कि हम लोग बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखते हैं, एक विशाल जनसंख्या देखते हैं तो लगता है कि देश पर भार हो गया है और देश के लिए दायित्व बन जाता है। लेकिन अगर वही मानव पूंजी में अगर वो परिवर्तित हो जाता है तो उसे निवेश के द्वारा उसे हम मानव पूंजी परिवर्तित करते हैं तो इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। इसमें दो स्टोरी है, शकल की कहानी। इसमें एक दो बच्चा रहता है जिसपे एक पे खर्च किया जाता है उसको निर्माण करने में, दूसरे पर खर्च नहीं किया जाता है तो उसकी उत्पादकता क्या होगी उस पे ध्यान दिया जाता है। शकल की कहानी। दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सेमापुर गांव में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का काम काज देखती थी। इसके पिता बूटा चौधरी के खेत में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू को भी देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के उसके नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल के नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिससे उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू किया।
कहने का मतलब यहाँ सकल पर पढ़ाया गया, उसको कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया, उस पर खर्च किया गया, उसके मम्मी पापा ने खर्च किया, उस पर निवेश किया, उस पर सरकार ने निवेश किया, तो कल होके वो सॉफ्टवेयर डिजाइन इंजीनियर बना। और जो विलास था, उसकी माँ मछली का काम बेचने का काम करती थी और उसको वहीं पे सहायता के लिए रखती थी। उसको पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वो कल होके वही माँ की भांति ही वो मछली बेच रहा था। कहने का मतलब जिस पे निवेश किया गया वो पूंजी निर्माण हो गया, और जिस पे निवेश नहीं किया गया उनका निर्माण नहीं हो पाया। तो यदि हम लोग जनसंख्या पर अगर पूंजी निवेश करते हैं तो वो संसाधन बन जाती हैं, और वो देश का दायित्व तो नहीं होकर वो देश अर्थव्यवस्था को बनाता है, और अर्थव्यवस्था के लिए वो एक संसाधन के रूप में उभर के आता है। हेलो। शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई, इससे कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान देती है। बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी। वह अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता, इसलिए वह अपनी माँ की तरह ही अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश को ही तरह है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज को वृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है और वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा है कि विलास मछलियां बेचता था। कहीं ना कहीं लोग लगे हुए रहते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में हो गया, द्वितीयक विभिन्न क्रियाकलापों को कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी काम में लगे हुए रहते हैं, और सभी काम सब कोई नहीं कर सकता है। हर एक आदमी अलग अलग काम में लगा हुआ रहता है। हमने देखा है कि विलास मछलियाँ बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। फिर विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्र को प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। जितने भी सारे काम हैं उसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन और उत्खनन शामिल हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल होते हैं। यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो हमको मिलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन होता है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। वहीं द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होता है, और तृतीय क्षेत्र में कोई उत्पादन नहीं होता है, बल्कि दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन करने में सहयोग प्रदान करता है। इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, और क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय मूल्यवर्धन कहते हैं। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रिया आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं का मतलब होता है पैसे के लिए कारोबार करना। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं मतलब हो गया कि जो हम लोग बेचने के लिए अर्थ या पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, वह बाजार क्रियाएं होंगे। गैर बाजार क्रियाएं जो हम लोग किसी भी वेतन को प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने घर में काम करते हैं और उसमें कोई भी वेतन हमको नहीं मिलता है, बल्कि हम उसका उपभोग करते हैं, स्व उपभोग के लिए उसका उत्पादन करते हैं।
उसको हम लोग गैर बाजार प्रक्रिया कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकों और उपभोग प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना बनाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की सफाई करती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। यहाँ पे महिलाओं और पुरुष के कार्यक्रम जो बंटवारा होता है उस चीज़ पर ध्यान दिया गया है, लेकिन काम यहाँ पे सभी कर रहे हैं। इस काम यहाँ पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग से सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है। नौकरी की सुरक्षा मतलब नहीं होती है कि उनको काम नहीं, कल काम मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी सुरक्षा उसको नहीं होती है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तब इस उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण, चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिसमें वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी सेवा कुछ स्तर से आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछें कि यह क्या बनना चाहती है। अब हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे अगले पार्ट में कि किन खर्च करने पर, जनसंख्या पर जब शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं तो कौन सी चीज़ें उसमें विकसित होती हैं और क्या विकसित होती हैं जो उत्पादन में सहायता प्रदान करती हैं। उस चीज़ पर हम लोग अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।